शायद आप सबको पता होगा, लिखावट संस्था बहुत पुरानी संस्था है साहित्य की। लगभग 35 वर्षों से ये संस्था है, काम कर रही है। बीच में जब कोरोना आया तो इसे हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन होने से एक सुविधा ये हुई कि हमें बहुत सारी चीजों से निजात पाली। इस तरह के आयोजन करने में जो आर्थिक संकट आते हैं, उससे भी ये ऑनलाइन सुविधा हमें बचाती है और कहीं भी बैठे मित्रों से हम जुड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। तो इसी ऑनलाइन के सिलसिले में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, साहित्यिक पत्रकारिता पर बातचीत, परिचर्चा। क्यों शुरू किया? तो इसके पीछे लघु पत्रिका आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है और हमारे तमाम मित्र लेखक हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं। उनमें से कई लोग लघु पत्रिकाएं भी निकालते रहे हैं। मैं तो लघु पत्रिका नहीं निकालता, लेकिन मेरे सारे मित्र इस लघु पत्रिका निकालने के काम में जुटे हैं और मुझे लगता रहा कि हमें एकजुट होकर साहित्यिक पत्रकारिता में आ रहे मुश्किलों के बारे में हम बात करें, उसके उद्देश्यों के बारे में बात करें, पाठकों के बारे में बात करें, जरूरत के बारे में बात करें। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और कौशल किशोर जी जानते हैं कि यह आज आठवीं परिचर्चा है साहित्यिक पत्रिकाओं पर। तो 4-5 पत्रिकाएं होती हैं एक कार्यक्रम में और फिर उनके संपादक या उनकी तरफ से संपादक सहयोग में जुड़े रहने वाले लोग आते हैं, मित्र आते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं। आज हमने जिन 4 पत्रिकाओं को जोड़ा है उसमें मधुमती राजस्थान की एकेडमी की पत्रिका है और जिसके संपादक हैं ब्रज रतन जोशी जी। नमस्कार। 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 ब्रज रतन जोशी जी ने बहुत अच्छे अंक निकाले हैं, मैं देख रहा था और खास करके मेरी नजर उनके गांधी विशेषांक पर थी। तो उन्होंने अच्छा अंक निकाला गांधी पर भी और मेरी इच्छा रही कि उनसे बातचीत की जाए, उनके संपादकीय दृष्टि पर वो बोलें और मधुमती की उपयोगिता और सामाजिकता पर भी बात करें। दूसरी पत्रिका हमने सोच विचार जो बनारस से निकलती है उसको आज रखा है, जिसके प्रधान संपादक डॉक्टर जितेंद्रनाथ मिश्र जी हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। और सोच विचार से ही जुड़े हुए नरेंद्रनाथ मिश्र जी हैं, वो भी बनारस से हमसे जुड़ गए हैं। आधारशिला जी, मैं नरेंद्र मिश्र प्रणाम करता हूँ जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपको भी प्रणाम। हाँ जी 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 जी। फिर हमने आधारशिला को जोड़ा है, जिसके संपादक दिवाकर भट्ट जो नैनीताल
और हल्द्वानी दोनों जगहों से काम करते हैं, तो उनको जोड़ा है हमने। भट्ट जी बहुत ही ऊर्जावान है, और इधर मैंने शायद 1-2 साल के बाद उनकी पत्रिका का अंक देखा और देखा कि एक ग्लोबल नेटवर्क उन्होंने साहित्य का तैयार किया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। नमस्कार मिथिलेश जी। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार दिवाकर जी। जी नमस्कार, सबको नमस्कार। उसके बाद हमने और दिवाकर जी जब भी दिल्ली आते रहे हैं, हमारी उनकी मुलाकातें भी होती रहीं। इधर 1-1.5 साल से नहीं हुई है, 2 साल से। चौथी पत्रिका जो हमने जोड़ा है वो कथा समवेत है, जिसके संपादक शोभनाथ शुक्ल सुल्तानपुर से जुड़े हैं। परिचर्चा में भाग लेंगे जोशी जी, ब्रजरतन जोशी जी, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र, नरेंद्र नाथ मिश्र, दिवाकर भट्ट और शोभनाथ शुक्ल। नमस्कार। उसके पहले लखनऊ से जुड़े हमारे मित्र और कवि और संस्कृत कर्मी और सीधे कहें तो एक्टिविस्ट कौशल किशोर जी जुड़े हैं लखनऊ से, और उनका एक प्रारंभिक बुनियादी वक्तव्य होगा। वो आप लोगों को जानकर शायद खुशी हो या अचंभा भी हो कि कौशल किशोर सारी पत्रिकाओं पर निगाह रखते हैं। जितनी पत्रिकाएं निकलती हैं लगभग सब पर जब उनसे बात होती है तो लगता है कि वो तो पूरा उस पर एक निगाह और सरसरी नहीं, गंभीर निगाह रखते हैं। आप इसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, नमस्कार कौशल जी, कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन है और लिखावट की टीम जितना प्रचार कर सकती है करती है, लेकिन मेरा कहना है कि ये सारी चीजें सामूहिक प्रयास की हैं। तो आप लोग भी इसको, ये थोड़ी देर बाद YouTube पर आ जाएगा, तो आप लोग भी अपने पाठकों, मित्रों, संबंधियों सबको भेजें, ताकि लोग एक धीरे धीरे अभ्यस्त हों इन सब चीजों को सुनने और देखने के लिए। मित्रों, इस बीच कई पत्रिकाएं मेरे सामने भी आई, जिसमें देवांशु पाल के संपादन में निकलने वाली पत्रिका पाठ है, सुधीर सक्सेना कवि और लेखक के संपादन में निकलने वाली पत्रिका दुनिया इन दिनों हर महीने रेगुलर आ रही है, विजय राय जी की लम्ही, लखनऊ से लम्ही पत्रिका आई है, आधारशिला का तो अभी दिवाकर जी आ ही गए हैं, बात करेंगे। एक आसनसोल से पत्रिका आई है, नरेंद्र कुमार सिंह उसके संपादक हैं, और वो अंक मैंने देखा तो आसनसोल से वो अच्छा अंक निकाल रहे हैं, कभी हम उनको जोड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि 8-10 छात्राओं की बेहतरीन कविताएं उन्होंने एक एक कविता उस अंक में छापा है, तो ये बहुत ही सराहनीय चीज है। पलाश विश्वास ने की पत्रिका है प्रेरणा अंशु, उसका भी अंक आया है। और देवरिया से विभूति नारायण ओझा, पतहर, उनकी पत्रिका है पतहर, उसका भी अंक आया है। तो मैं अब अपनी बात यहीं स्थगित करता हूं, और मैं आप सब लोग
स्क्रीन पर एक दूसरे को देख रहे हैं। आप जो अगर परिचित ना हो तो आज परिचित भी हो जाएंगे। तो मैं अब कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं। कौशल जी साहित्यिक पत्रकारिता पर एक बुनियादी वक्तव्य देंगे और उसके बाद फिर हम पत्रिकाओं के संपादकों की बात सुनेंगे। कौशल किशोर जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। और आज हमारा यह मंच काफी समृद्ध मंच है, जहां पर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, नरेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, डॉक्टर ब्रजरतन जोशी जी हैं, दिवाकर भट्ट जी हैं, शोभनाथ शुक्ल जी हैं और भी कई मित्र आज यहाँ इस मंच पर हैं। और हम लोग यह जो सिलसिला है साहित्यिक पत्रकारिता पर परिचर्चा का, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने करीब 2 दर्जन से अधिक पत्रिकाओं पर अभी तक बात की है, और सिर्फ उन पत्रिकाओं की संघर्ष यात्रा, उनके सामने मुश्किलें, उनकी चुनौतियों और आज साहित्यिक पत्रिकाओं की क्या भूमिका है, इस पर ही हमने नहीं चर्चा की, बल्कि जो साहित्यिक आंदोलन है, क्योंकि साहित्यिक पत्रिकाएं मुझे लगता है कि भारतेंद्र जी के जमाने से ही लगातार हंस, सरस्वती, माधुरी, चांद, मतवाला, नया प्रतीक, नया पथ, नया साहित्य, माने एक पूरी उसकी धारावाहिकता है। लेकिन एक गौरतलब बात यह है कि 70 के दशक में जब नवलेखन का दौर था और उस दौर में जो पत्रिकाएं आईं, तो उन पत्रिकाओं ने एक आंदोलन का रूप लिया। एक बड़ी पत्रिकाओं के वर्चस्व, सेठाश्रयी पत्रिकाओं के सत्य था साहित्य पर, उसके बरक्स उन्होंने नए लेखकों को सामने लाने का काम किया, और उस समय की जो साहित्यकार की जो भूमिका हो सकती है, जो लेखक की भूमिका हो सकती है, उसका उन्होंने निर्वहन किया। उस दौर की पत्रिकाओं की मैं कुछ खास, जैसे आज हमारे बीच में ब्रजरतन जोशी जी हैं, और जब मैं मधुमती को देखता हूं तो मुझे प्रकाश जैन और मनमोहिनी के लहर की याद आती है। कांकरोली से संबोधन पत्रिका कमर मेवाड़ी निकालते रहे, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मतलब बिहार, उनके छोटे छोटे कस्बों और शहरों से भी पत्रिकाएं निकली, और उन्होंने जो आज हमारे वरिष्ठ या महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनको सामने ले आने का काम इन्हीं पत्रिकाओं ने किया। राजेश जोशी इसलिए निकालते रहे हैं, और हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि विजयन जी, जिन्होंने राजस्थान से ओर की शुरुआत की, बाद में वो कृति ओर के रूप में, और राजस्थान के छोटे छोटे अलवर जैसी जगह से पत्रिकाएं निकली हैं। नंद चतुर्वेदी बिंदु जैसी पत्रिका उन्होंने निकाली है। क्यों जैसी पत्रिका राजस्थान से उस दौर में निकली, मोहन श्रोत्री और स्वयं प्रकाश की। उसी तरह से आप देखिए बनारस, मुझे याद आता है बनारस में काशीनाथ सिंह जी और उनकी नेतृत्व में परिवेश पत्रिका, जिसमें महेश्वर, कुमार संभव जैसे लोगों ने, उनके जो शिष्य थे, जिन लोगों को काशीनाथ जी ने तैयार किया, उन लोगों ने पत्रिका निकाली।
चंद्रवली जी ने कलम जैसी पत्रिका निकाली। उसी तरह से हमारे लखनऊ से भी उस दौर में नरेश जी ने आरंभ पत्रिका निकाली थी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये साहित्यिक पत्रिकाएं जो रही हैं, इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, नए रचनाकारों को सामने ले आने का काम किया और आज साहित्य की जो हमारी दुनिया है उसको समृद्ध करने का काम किया। आज वही ऊर्जा है जो सोच विचार जैसी पत्रिका आज सामने आती है। और एक आप इसका वैविध्य भी देखिए कि एक तरफ सोच विचार है जो एक पारिवारिक मासिक पत्रिका है, तमाम अंक निकाले ऐसे साहित्यकारों को जिन्हें हमने अमूमन हम भूल चुके हैं या हमने भुला दिया है, ऐसे लोगों को याद करने का काम सोच विचार ने किया। इसका दिसंबर का अंक ठाकुर प्रसाद सिंह, जो हमारे समय के उस दौर के महत्वपूर्ण कवि, गीतकार, उपन्यासकार, लेखक, रचनाकार रहे और हम जैसे लोगों को तैयार करने में, बनाने में ठाकुर प्रसाद जी की बड़ी भूमिका रही है। उस पर उन्होंने केंद्रित अंक निकाला। बापू के 150 वर्ष होने पर कई पत्रिकाओं ने अंक निकाले और सोच विचार ने तो उस पर धारावाहिक तरीके से उस पर सामग्री उन्होंने दी है। मधुमती ने भी निकाला। और देखिए, कथा संवेद की मैं खास तौर से चर्चा करना चाहूंगा। कथा संवेद पिछले 20-25 वर्षों से यह पत्रिका निकल रही है, जो मुख्य तौर से कहानी पत्रिका है और सुल्तानपुर जैसी छोटी जगह, वहां से गिरीश चंद्र श्रीवास्तव निष्कर्ष निकालते थे। शोभनाथ जी ने कथा संवेद निकाली। आज भी वहां से कमल नयन पांडे जी युग तेवर पत्रिका निकाल रहे हैं। और कथा संवेद ने अभी एक मोटा समीक्षा अंक निकाला, तो आप देखेंगे कि उसमें करीब 5 दर्जन से अधिक कृतियों की समीक्षा है। और समीक्षा विधा के सामने जो चुनौतियां हैं, उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसका जो हालचाल है, उसकी खबर लेते हैं। शोभनाथ जी ये पत्रिका लेती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हल्द्वानी नैनीताल से दिवाकर भट्ट जी और तमाम इन्होंने विविध चीजों को लेकर के चलते हैं। अभी पीनू खोलिया पर उन्होंने विशेषांक निकाला। अभी मंगलेश जी के निधन पर जो पिछला अंक था, मंगलेश जी पर केंद्रित था। और इसी तरह से हम लोग आज इन पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे, इनकी जर्नी को समझेंगे। और जैसे देखिए, पत्रकारिता है, एक तो सूचना की पत्रकारिता है, जो आज अखबारों और तमाम के माध्यम से जो पत्रकारिता हमारे सामने आती है। लेकिन साहित्यिक पत्रिकाएं सृजन की पत्रकारिता करती हैं। ये रचना और विचार की पत्रकारिता है। और अगर हमें अपने समकाल को, अपने समय को, उसकी चुनौतियों को, उसके द्वंद्व को, उसके यथार्थ को अगर हमें समझना है, तो इन पत्रिकाओं के बीच से गुजरना पड़ेगा। और देखेंगे इन पत्रिकाओं ने अपना एक पाठक वर्ग भी तैयार किया है, जिसकी तरफ हमारे मिथिलेश जी अक्सर कहते हैं कि पत्रिकाओं के भूगोल की बात करते हैं। तो चाहे वो 500 छपे, 1000 छपे, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी संख्या तक नहीं देखा जाना चाहिए। और अब जब डिजिटल माध्यम आया है लॉकडाउन के बाद, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई है और हमारी नई पीढ़ी जो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, तो एक डिजिटल माध्यम से भी पत्रिकाएं निकल रही हैं। और एक चीज यह भी देखने में आ रहा है कि पत्रिकाएं प्रिंट रूप में भी आ रही हैं और उसका पीडीएफ डिजिटल रूप में भी आ रही हैं। और इस तरह से एक व्यापक लोगों तक नई तकनीक का भी वहां इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे लगता है
कि ये कुछ आरंभिक बातें थी और हमारे साथी अपनी बात रखेंगे अपनी जर्नी से, आने वाली समस्याओं और मुश्किलें क्या है और कैसे इस क्षेत्र में एक सामंजस्य बनाया जाए, क्योंकि उस दौर में लघु पत्रिकाओं को लेकर के कई बार बड़े बड़े सम्मेलन हुए, लेकिन आज हम लोग भी ये सोच रहे हैं और इस पर भी, इस मंच से इस पर भी बातचीत हुई है, विचार हुआ है कि एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें एक आपसी सामंजस्य, तालमेल कैसे स्थापित हो और कैसे इसे एक इस आंदोलन को, इस कार्य को, इस भूमिका को और एक नया अंजाम दिया जाए, आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अब आगे बातचीत को मिथिलेश जी बढ़ाएंगे। नमस्कार मित्रों, इस एक बुनियादी परिचयात्मक और तथ्यात्मक वक्तव्य के बाद मैं अब सीधे पत्रिकाओं पर आ रहा हूं और मैं सबसे पहले मधुमती के संपादक जोशी जी को, ब्रजरतन जोशी जी को, जो उदयपुर से जुड़े हैं, मैं उनको बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। जोशी जी। नमस्कार। 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 देखिए, आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, उसके लिए सबसे पहले बधाई। एक ऐसे समय में जब सारी मानवता लगभग भय के साये में पल रही है, महामारी की आहटें अभी मंद हुई है, बंद नहीं हुई है, ऐसे में रचनात्मकता के प्रति, कल्पनाशीलता के प्रति, स्मृतियों के प्रति आपका यह समर्पण अपने आप में उल्लेखनीय है। इसके लिए लिखावट की टीम का मैं साधुवाद करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे ऐसे सत्कार्य में लगे हैं। यही बात मधुमती पत्रिका आप सब जानते हैं, विगत 60 वर्षों से निकल रही है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का ये मासिक मुखपत्र है और जब बतौर संपादक मैंने अरुण कमल जी से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कवि मधुमती ने ही बनाया, वो इस रूप में कि पहली बार वे मधुमती में छपे। तो उन्हें कहते जो पहली बार छपने का सुख था कवि रूप में, वो आपकी मधुमती से मिला, तो आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ, हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। ऐसे बहुत से रचनाकारों ने मुझे ये बताया कि मधुमती में उनकी पहली बार रचना छपी, समीक्षा छपी, लेख छपा और उससे हमारा उत्साह बढ़ा और फिर हमने आगे की यात्रा तय की और आज भी हमारी परिदृश्य की बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे विचारक, चिंतक भी हैं और अच्छे कवि भी। देखिए, पत्रिका एक मंच होती है। मैं चूंकि एक सरकारी संस्थान में हूं तो वहां ये रहता है कि सत्ताएं जब बदलती है तो उसके साथ साथ उसके जो है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी आना जाना लगातार रहता है। इसलिए भिन्न भिन्न विचारों के लोग समय समय पर आते हैं और अपनी वैचारिक ऊर्जा से उस पत्रिका को गति और मति देने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं उसको कितनी गति और मति दे पाया हूं, पर आप सब मित्रों का ये मानना है कि नहीं, मधुमती ने कुछ उल्लेखनीय इन दिनों काम किया है। मैंने तो बस यही समझा है कि एक संपादक को जो काम करना चाहिए वो काम मैं ठीक ठाक कर लूं, उसी उधेड़-बुन में लगा रहता हूं। इसके लिए मैंने 2-3 चीजें देखी। एक तो जैसे अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि ये सारी जो जद्दोजहद है जिसमें कि इंसानियत या मानवता या संवेदनाएं दबी घुटी रह जाती है, खासकर हमारे अपने इर्द गिर्द ही हमारे बहुत अच्छे रचनाकार हमसे अलक्षित रह जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मधुमती के माध्यम से एक विशेष स्मरण करके मैंने एक कॉलम चलाया और उस विशेष स्मरण में मैं प्रतिमाह एक रचनाकार का जिसका जन्म होता है उसकी एक रचना, उसका फोटो और उस पर एक किसी उसके विषय विशेषज्ञ का जो उसको जानने वाला, उसको समझने वाला है, उसका सूचना परक
अथवा विश्लेषणात्मक उपलब्ध हो तो विश्लेषणात्मक, दोनों ही कोटि की सामग्री मैं हर समय पर देता हूँ। वो देने के पीछे कार्य ये है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी आ रही, वो जब तक अपनी परंपरा से नहीं जुड़ेगी, उस परंपरा को नहीं पहचानेगी, तब तक जो हमारा जो वर्तमान है उसको विस्तार देने की जो गंभीर कोशिशें हैं, उनका रास्ता सुगम नहीं हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी परंपरा से गहरे जुड़े, आत्मीय और सजग होकर संवेदनशील रिश्ता बनाएं, तब आप उस परिदृश्य में कुछ ऐसा जोड़ पाएंगे, ऐसा दे पाएंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए लाभकारी। फिर अक्सर ये देखा जाता है कि साहित्य की पत्रिकाओं में विचार पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो एक कोशिश हमने ये की कि आप देखिए, मधुमती में महामारी के दौरान ये जैसे कोरोना के पश्चात जीवन में क्या बदलाव आएंगे, तो उसके लिए हमने समाजशास्त्रियों से संपर्क किया और उनसे उनकी राय जानी, जो इस समय विश्व स्तर पर समाजशास्त्र में काम कर रहे हैं और विदेशों में यहाँ रहकर अपनी बात रख रहे हैं। तो उनसे हमने आग्रह किया, हमने रिक्वेस्ट की कि महामारी का साहित्य के साथ क्या रिश्ता बनता है, उस पर भी बातचीत की जाए, वो भी हमने की। इधर महामारी के कारण से यांत्रिकता बढ़ी तो मनुष्यता पर मशीन हावी हुई, तो हमने उसको लेकर भी देखा कि लेखक का भविष्य इसमें कैसा होगा। ठीक है, हम डिजिटल दुनिया में तो वैसे ही जा रहे हैं और रह रहे हैं और उसका वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ रहा है, पर एक लेखक पर इस डिजिटल दुनिया के दबाव का उसकी रचनात्मकता के साथ क्या रिश्ता बनेगा, या आने वाले समय में लेखक को किस तरह की रचनात्मक चुनौतियों का सामना तकनीक की प्रचंड वेग के सामने करना पड़ेगा, उस पर भी हमने बातचीत की और लोगों से संपर्क किया। और मुझे ये कहते खुशी हुई कि विभिन्न ज्ञान अनुशासनों के लोगों ने हमारी इस पहल को आगे बढ़ चढ़कर और एक तरह से उसमें सहयोग दिया। फिर हमने एक कोशिश ये की कि ये जो जितने भी हमारे समकालीन परिदृश्य के समर्थ या परंपरा के समर्थ पुरुष हैं, जिन्होंने परंपरा को एक तरह से कहते हैं पुष्ट किया है। परंपरा का मतलब ही पोषित करना होता है। संस्कृत के मूल व्युत्पत्तार्थ में जाएं तो परंपरा का मतलब है वो जो आगत को पोषित करे। आगत को पोषित करने का भाव रखते हुए हमने कोशिश किया कि हम जो समकालीन समय में जो पत्रिकाएं निकल रही है, तो केवल ये नहीं हो कि वो एकदम कल्पनाशीलता या एकदम स्मृति की गलियारों में ही रह जाए, उसको वर्तमान और समय के साथ जोड़ा जाए। तो उसके साथ साथ हमारी परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिमान है, उनसे भी बरखा जाए। तो इस क्रम में हमने कोशिश की कि जैसे कवि प्रदीप पर हमने अंक निकाला, कृष्ण बलदेव वैद पर हमने अंक निकाला। मेरे साथ में हिंदी में 2-3 अंक मुश्किल से, पूरी हिंदी में इतनी पत्रिकाएं निकलती, कृष्ण बलदेव वैद जैसे अपनी तरह के एकदम अलहदा राइटर पर इस तरह से काम करने की कोशिश हमने की। उसी तरह मुकुंद लाट, जयपुर स्कूल ऑफ थॉट जिसे कहा जाता है, दर्शन के अंदर एक तरह से जैसे नृत्य में घराने होते हैं, वैसे दर्शन की एक तरह ही जयपुर में बनी थी। प्रोफेसर दयानंद, दया कृष्ण और मुकुंद लाट और यशदेव शल्य। तो पिछले दिनों यशदेव शल्य हमारे से भी चले गए, उससे पहले मुकुंद लाट चले गए। तो मैंने दर्शन और साहित्य की दूरी को भी पाटने की कोशिश की। ये नहीं है कि वे दो नहीं है, तो उनका भी साहित्य में जबरदस्त दखल था, उनकी अपनी साहित्यिक मान्यताएं थी, उनके विचार थे, और उन्होंने हमारे समय के श्रेष्ठ और क्लासिक साहित्य को अपनी नजर से देखा, और वो अछूती नजर थी, आसपासी नजर थी, और वाकई जो हमसे कुछ छूटा था उसमें उन्होंने कुछ जोड़ने की कोशिश की। तो मैंने उनको भी उनसे जोड़ा और उन पर अंक निकाले। ये सब इसलिए करना पड़ता था कि इसके मूल में या पड़ रहा है ये है कि जो हमारा वर्तमान है वो आगे की अनंत संभावनाओं के द्वार के साथ अपनी यात्रा को जारी रखे। ये यात्रा हमारी एक जगह स्थिर न रह जाए। कई बार परंपरा और निरंतर्य को हम दोहराव की तरह देखते, मैंने उसे दोहराव की तरह नहीं देखा, ठहराव की तरह नहीं देखा, मैंने उसे सातत्य के रूप में देखा। और उस सातत्य के लिए मैंने फिर इनका, जैसे विशेष स्मरण कॉलम का मैंने जिक्र किया, ऐसे मैंने विशेष जो अंक निकाले, और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु और निर्मल वर्मा और यशदेव शल्य पर ये जो है हमारे अंक आपको
पढ़ने को मिलेंगे। और उसमें हम प्रयास ये करते हैं कि उन विषयों के विषय विशेषज्ञ और मर्मज्ञों से सीधा संवाद कर और उनसे हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी प्लानिंग के हिसाब से लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आप जरा इस एंगल से इन चीजों को देखिए, जिन एंगल से हम देख रहे हैं तो जाहिर है आपकी नजर ज्यादा पारखी और तीव्र है, तो उनको आप देख पाए। फिर हमने ये प्रयास किया मधुमती के माध्यम से कि कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रदेश की या सरकारी पत्रिका को चलाते, आप सोचते हैं तो प्रदेश की है, नहीं। हमने कहा कि मधुमती अखिल भारतीय चरित्र की पत्रिका है। जब अखिल भारतीय चरित्र की पत्रिका कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें पूरे भारत के प्रांतों के रचनाकारों का उसमें सामग्री आनी चाहिए। तो हमने उसका प्रयास किया और अब मुझे कहती खुशी हो रही है कि उत्तर पूर्व में और पूर्वोत्तर में और पश्चिम में और दक्षिण में, दक्षिण जैसे मतलब जैसे पहल की, तो उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम। आप देखिए कि मधुमती के अभी पिछले जनवरी अंक में ही हमने एक जो है बाबूराज के नायर का एक जो है एक आर्टिकल लेख जो है वो छापा है, जो जिसमें वो बता रहे हैं कि दक्षिण भारतीय भाषा और साहित्य में गांधी का क्या प्रभाव था। हमने सीरीज शुरू की, संस्कृत में गांधी का क्या प्रभाव था, दक्षिण भारतीय भाषाओं में क्या था, मराठी में क्या है, तमिल में क्या है, तेलुगु में क्या है, उड़िया में क्या है, यानी भारतीय भाषा और साहित्य में गांधी, इस पर आपको बहुत कम सामग्री। वैसे गांधी पर बहुत काम हुआ है और बहुत उच्च कोटि का काम हुआ है, लेकिन इस एंगल से अभी तक मुझे काम देखने में नहीं आया था, तो मैंने इस एंगल से इस काम को पूरा करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ी के लोकगीतों में गांधी को कैसे याद किया जा रहा है, तो भारतीय यानी ये देखना कि हमारे समय के एक महामानव ने अपने समय को किस तरह प्रभावित किया और उसकी सोच को, उनकी कल्पनाशीलता को, उनके विचार को कैसे अपना स्पर्श दिया, अपनी ऊर्जा का स्पर्श दिया। गांधी को हमने केंद्र में रखा और हर अंक में एक गांधी पर सामग्री देने की एक विशेष योजना तैयार की, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी गांधी के बारे में अधिकाधिक जान सके और जो भ्रामक प्रचार होता है या जो स्थितियां बनती है उनसे बचते हुए यथार्थ और तथ्य परख ली। और उसके लिए मैंने विशेषज्ञों का चयन किया, जैसे कुमार प्रशांत, नंद किशोर आचार्य, है ना, सुधीर जो है सक्सेना, और सुधीर चंद्र इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार और गांधीवादी, ऐसे कई लोगों से हमने निवेदन किया। रामचंद्र गुहा, उनके लेख का अनुवाद हमने छापा। हमने बहुत से ऐसे लोगों से संपर्क किया और ये कोशिश की कि गांधी के बारे में प्रामाणिक जानकारी और एक तरह से विभिन्न आयामों से और विविधताओं से भरी जानकारी हमारे पाठकों को, उनको परिष्कृत करे, उनकी पाठकीयता, उनकी सहृदयता को स्पर्श करे और उनके एक तरह से पाठकीय विजन का विस्तार करे। तो मधुमती ने अपनी यात्रा में ये सब करने की कोशिश की। इसके अलावा हम और भी बहुत सी सामग्री आप देते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पाठक, बराबर हम संपर्क में रहते हैं कि हमारे पाठक और हमसे क्या चाह रहे हैं, किन विषयों पे चाह रहे हैं। उन विषयों पर निरंतर, कलाओं पर हमने काम किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि साहित्य, कला, विचार, इन तीनों को हमने एक मंच पर लाने की कोशिश की। हमने पेंटिंग पर काम कर रहे लोगों से संपर्क किया, हमने मिट्टी का काम कर रहे हैं उन लोगों से संपर्क किया और कोशिश की कि ये, अब कहने को ये हम कह सकते हैं कि साहब इसका यहाँ क्या है, नहीं, इसका साहित्य से गहरा जुड़ा। साहित्य की तो परिभाषा ही हितेन सहितस्य भावयति साहित्य, जो सबके हित की बात कर रहा है। और जो सबका जब बात होती है तो उसमें जब सबका आएगा तो सब वर्गों से आएगा। खंड खंड से कभी अखंड को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अखंड की यात्रा अखंड से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो हमने इस विजन, इसको एक मंत्र की तरह लिया और हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इसको इस रूप में देखें और मधुमती की यात्रा को इस रूप में देखें, जांचें, परखें। और मुझे ये कहते खुशी हो रही है कि लोगों ने हमारा आकलन किया, बिना हमारे आग्रह के लोगों ने हमारा आकलन किया, बताया कि आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, आपने इससे पहले हमने ये नहीं देखा। और वो सारा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोक चित्त के करीब थे। अक्सर देखा गया कि साहित्यिक पत्रकारिता में हम कई बार ये भी दुर्घटना हमारे साथ घटती है कि हम मैनेजरी का काम ज्यादा करता है संपादक के साथ दिक्कत आती है कि वो क्या कर संकलन करता है कि जिस रचना ले ली, इससे ले ली, इससे ले ली, इससे ले ली, उससे ले ली, उससे लेख ले लिया और सबको एक कर दिया। नहीं, वो संपादन और संकलन दो भिन्न चीजें हैं। संकलित सामग्री का संपादन करना, उसे किसी एक विशेष योजना के तहत प्रस्तुत करना,
एक तार्किक, एक थीमेटिक आधार बनाकर उसको प्रस्तुत करना, ये संपादक का दायित्व है। और ये भी संपादक का दायित्व है। अभी बातचीत चल रही थी तो कौशल किशोर जी ने कहा कि कई लोगों की जो हमारे उस आंदोलन में लोग तैयार हुए, तो इसलिए तैयार हुए कि वो संपादक उन्हें रचनात्मक सलाह और सहायता देते थे कि आपकी ये कविता इस तरह से और होती तो ऐसे आगे जा सकती थी, आपकी ये कहानी में ये हो सकता था, ये हो सकता था, आपके इस लेख में ये एंगल छूट गया, ये आना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, रचनात्मकता का विस्तार और मानसिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। मधुमती सजग और सतर्क होकर अपने संपादकीय दायित्व के निर्वाह करने के लिए अपनी यात्रा पर है। कितना ठीक से कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, ये तो आप जैसे गुणीजन ही इसका निर्णय समय आने पर करेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी तरफ से हम पूरी तरह समर्पित होकर रचनात्मक संसार के हमारे युवा साथियों, वरिष्ठ साथियों का, दोनों का एक तालमेल बिठाएं। एक युवा पीढ़ी भी हमारे साथ आप देखेंगे, हमारे मंच पे दिखेगी, तो आपको हमारे बुजुर्ग साथी भी दिखेंगे, अनुभवी साथी दिखेंगे। तो वो क्या होता है, दोनों एक मंच पर जब मिलते हैं, दोनों की रचनाओं का आमना सामना होता है, तो एक टकराहट होती है रचनात्मक, और उन्हें पता चलता है कि हाँ, इस चीज में क्या और संभावना है। फिर हमने ये कोशिश की कि यहाँ कोई विचारधारा या कोई ग्रुपिज्म ये हावी ना हो, ये हमारा प्रयास है। अक्सर पत्रिकाओं में देखा जाता है एक स्कूल बन जाता है, ये पत्रिका फलां स्कूल की लेखक है, फलां स्कूल के लेखक है। हमने स्मिथ को तोड़, हमने अभी पिछली अंक में बाबूजी चतर सिंह जी जैसे संत कवि पर भी सामग्री प्रकाशित की है। तो हम जो है आपको रामचंद्र गुहा जैसे एकदम मॉडर्न व्यक्ति की सामग्री प्रकाशित करते हैं, और गांधी पर भी देते हैं, तो हम नेहरू पर भी विचार कर रहे हैं। तो हमने हर मतलब क्षेत्र में, कवियों में भी हमने अभी मंगलेश डबराल को भी याद किया, तो फिलॉसफी में मुकुंद लाट को भी याद किया, तो हमने कवि प्रदीप जो है उन पर भी अंक निकाला, जो कि एक सिने गायक रहे एक तरह से, बाद में सिनेमा में चले गए। शुरू में उन्होंने अच्छे काम किए और स्वयं निराला ने उनकी तारीफ की, उनके काम की, एक लेख लिखकर तारीफ की। वो लेख हमने प्रकाशित करके लोगों को बताया कि देखिए निराला ने प्रदीप के बारे में उस समय क्या लिखा जब प्रदीप की एंट्री कर रहे थे। ये अलग बात है कि बाद में वो फिल्मी दुनिया में चले गए, लेकिन उनके होने का वजूद का महत्व क्या है, वो निराला की नजर से हमने दिखाया। तो हमने ये क्षेत्रीयताओं को और भूगोल को, इनकी सीमाओं को पार करके साहित्य के परिसर में एक दूसरे की आवाजाही को उन्मुक्त करने की कोशिश की, और मुक्त करने की कोशिश की, ताकि सब सहचर की तरह यहाँ रह सके। हर विचार, हर मतलब क्या है कि तरह की जो है सामग्री, जो चाहे दार्शनिक हो, चाहे समाजशास्त्री हो, चाहे ऐतिहासिक हो, लेकिन उसका साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व अगर बनता है, तो उन सब अनुशासनों को हमने परस्पर जोड़ा, और उनके माध्यम से विविध रचनाकारों का जो है सहयोग मिला। मैं आपके मन से उन तमाम रचनाकारों और उन पाठकों का और आप जैसे सुधीजनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी इस पहल को पहचाना। और आपने देखा कि हमारा गांधी अंक तो एकदम डिफरेंट था। मिथिलेश जी का मेरा संपर्क शायद गांधी अंक से ही उन्होंने पढ़कर मुझे संवाद स्थापित किया कि मैंने आपका गांधी अंक पढ़ा। मैंने पूरी 6 महीने लगातार इस पर काम किया। 6 months I have spent on that, कि भाई मुझे ये अंक निकालना है, लेकिन ये इसको कोरम पूरा नहीं करना है। मैं चाहता तो मेरे पास तो 1000 लेख थे कम से कम, मैं गांधी पर अभी 3 वॉल्यूम निकाल दूं अपने संपादन में, क्या दिक्कत है। लेकिन हमने उस सामग्री का चयन नहीं किया, और हमारे समय के शीर्ष और अच्छे नवोदित सब लोगों की टीम बनाकर एक थीम को रखकर और उसके सुंदर ढंग से हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और मुझे प्रसन्नता है कि चाहे आज CSDS स्कूल के प्रतिमान की टीम हो, या आप जैसे सुधी लोगों की टीम हो, या कि अन्य मीडिया माध्यम हो, सबने हमारी इस पहल को बहुत अच्छे से लिया और हमारे लिए शुभकामनाएं अर्पित की। आपने भी मुझे आप सबसे मिलने का अवसर दिया, रूबरू होने का अवसर दिया, और इस माध्यम से मधुमती की यात्रा को संक्षिप्त रूप में अपने व्यक्त करने की कोशिश की मैंने। और मुझे लगता है कि इससे आपको आने वाले दिनों में मधुमती में और जो चीजें परिवर्तन मुझे दिखाई देंगे आपको, वो बहुत अच्छे सुखद संकेत उसके हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमने एक प्रयास और किया है, जिसका मैं जाते जाते जिक्र करूं, कि 60 साल से पत्रिका निकल, तो एक तो हमने इसका डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो मैंने इसको कंप्यूटर फ्रेंडली बनाकर इसका ऑनलाइन वो सारा कर दिया कि भैया जितना भी है आप कभी भी बटन दबाएं और आप मधुमती का कोई भी अंक जो निकला है पिछले 5 साल में मधुमती के पास जो भी डाटाबेस था वो सारा ऑनलाइन कर दिया। आप लेखक के नाम से रचना तलाश कर सकते हैं, आप रचना के शीर्षक से रचना तलाश कर सकते हैं, आपको इमीडिएट अपनी रचना वहां दिखाई। दूसरा हमने ये किया कि ये जो ऑनलाइन अंक हम 5-10 दिन पहले रिलीज करते हैं, जनरली पत्रिकाएं बाद में करती हैं, हमने उल्टा काम किया, हमने पहले रिलीज किया। उसका फायदा ये हुआ कि बहुत से पाठकों को हमारे रचनाकारों के बारे में
हमारे अंकों के बारे में और उसके बारे में सजेशन हमें मिलते और देखते हैं, और उस आपको ताज्जुब होगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से देश विदेश से मेरे पास इसके लिए फोन आते हैं कि हमने आपके अंक देख लिया और आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ ये कर दिया, आपने वहाँ वो कर दिया। तो वो प्रसार उसका एक संख्या में जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इजाफा। और तीसरा हमने उल्लेखनीय जो काम किया वो ये था कि अभी हमने राजस्थान सरकार से आग्रह किया, शिक्षा विभाग से, कि स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के बीच में मधुमती को अनिवार्य कर दिया, ताकि स्कूल जीवन से ही छात्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करने में आपको मदद मिले, उसका दिमाग बनाने में मदद मिले। और मुझे ये कहते खुशी है कि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसकी विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों 3 तारीख को आदेश जारी कर दिए हैं, और बहुत जल्द राजस्थान की 14,066 स्कूलों में मधुमती जाएगी। इसका मतलब ये कि वो 14,066 स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों तक ये सामग्री, ये लेखक, इनकी रचनाएं और इनके विचार पहुंचेंगे, इनकी कल्पनाएं पहुंचेंगी, इनकी स्मृतियां पहुंचेंगी, और वो सारे हम सबको इस रूप में रहेंगे कि वो जब स्कूल से ही बच्चा अगर एक रचनाकार के जीवन को, उसकी रचनाओं को जानना शुरू कर देता है, तो कॉलेज तक आते आते उसकी खुद की एक मैच्योरिटी होगी, अपना विचार डेवलप होगा और इस क्षेत्र में काम करने के उसे अवसर मिलेंगे। ये सब आप लोगों की शुभकामनाओं के कारण हुआ है, और इतनी सी बात को आपने मेरी धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए साधुवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजरत्न जोशी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। देखिए, एक पत्रिका अगर आर्थिक रूप से सिक्योर हो तब संपादक बहुत शिथिल हो जाता है, और वो चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है और पत्रिका निकलती रहेगी। जोशी जी ने अपनी दृष्टि बताई, सचमुच आप हम सब के प्रशंसा के से भी अधिक के आप काबिल हैं, और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस बहाने आपको हमने सुना भी, और पत्रिका के कंटेंट को लेकर के जो आपकी गंभीरता है, और फिर पत्रिका के प्रचार प्रसार, ये बात भी आपने बहुत मौजू कही कि सत्ताएं बदलती हैं तो चीजें बदलती हैं। ठीक है, अब सत्ता के बदलने का हम इंतजार या सत्ता के आने का इंतजार तो हम नहीं करेंगे। हमें जो काम दिया गया है, हम अपनी दृष्टि से उस काम को सामाजिक रूप से बेहतर बनाने की मुझे बड़ा अच्छा लगा जोशी जी। बहुत मुझे लगता है कि हमने जो काम किया कौशल जी जोशी जी को जोड़ के हम क्या कहें, हम वी आर ग्रेटफुल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आधारशिला के संपादक दिवाकर भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ। दिवाकर जी के साथ ये ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं उनसे पहले बोलने के लिए आग्रह करता हूँ। उसके बाद वो इंटरनेट रहे तो बने रहे हमारे साथ। तो दिवाकर भट्ट जी। नमस्कार मित्रों। चूंकि थोड़ा नेट की समस्या आ रही, लेकिन मैं जितना कभी बीच में जा सकता है तो आप उसके लिए मत करिए। आधारशिला हमारे साहित्य अभियान को लेकर 1984 में हम लोगों ने शुरू की, और ये मासिक पत्रिका के रूप में हम 4-5 मित्र लोग जो युवा लेखक थे, कॉलेज समय से ही इसको बरेली से हम लोगों ने शुरू किया। और उसके पीछे 2 उद्देश्य थे। एक तो साहित्य को मंच मिले, दूसरा पाठकों को साहित्य मिले। तो हमने पाठकों को हमेशा आगे रखा, सामने रखा, और उसके आधार पर ही इस अभियान को आगे। लगता है नेट फंस गया फिर। हाँ, नेट फंस गया। कुछ वो कह भी रहे थे कि कुछ दिक्कत तलब है,
नेट की समस्या है। जी जी जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, अगर बीच में आ जाएंगे तो फिर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर ज्वाइनिंग का भी ऑप्शन आ रहा है कि ज्वाइंट का। हाँ हाँ। चला आगे बढ़ा जाए क्या किया जा सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, दिवाकर जी अगर आएंगे तब देख लेंगे। अब मैं सोच विचार पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने संपादकीय सोच के बारे में अपने विचार रखें। मिश्र जी नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय मिश्र जी, कौशल जी, लिखावट की टीम के कर्ता धर्तागण, इस संगोष्ठी में भाग ले रहे वक्ता और श्रोतागण, सभी को बहुत आदर के साथ नमस्कार करता हूं। लिखावट को खास करके इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हाल चाल पूछा तो कुछ कहने का अवसर तो दिया। तुलसीदास ने लिखा है कि कहूँ ते कछ दुख घटी होई, कि कोई कुछ न करे और कहने का अवसर दे दे और सुन ले व्यथा कथा को, तो तकलीफ घट जाती है। तो आपने यह बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हमसे हमारी यात्रा के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बतलाऊं कि 2009 की फरवरी में जब हम लोगों ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया तो यह इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी। पहले के 3-4 वर्षों में बनारस में तमाम संगोष्ठियां हुई, होती ही रहती हैं। बनारस 3 विश्वविद्यालय, इतने महाविद्यालयों का शहर है, देश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो उन गोष्ठियों में प्रायः करके ये चिंता व्यक्त की जाती थी कि अब पाठकों का जो मन है वह गंभीर विषयों को पढ़ने में नहीं लगता है, गंभीर पत्र पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ना चाहते। इस नाते हमको झक मार के बाजार के अनुरूप लोक रुचि के अनुसार प्रकाशन करना पड़ता है। तो हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि पत्रिका तो हमने भले 2009 में निकाली, लेकिन यहाँ हमारे पड़ोस में ठाकुर प्रसाद जी का साहित्यिक संघ हम लोगों के बहुत बचपन से काम करता था। हमारे पिताजी भी उनके सहयोगी थे और उसमें इस प्रकार की चर्चाएं बराबर सुना करते थे हम लोग। तो उस समय अनेक हमने कहा कि भैया यह समाज को दोष दे करके, पाठकों को दोष दे करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। समय बड़ा खराब हो गया है, लोग नहीं, अरे लोग क्या करेंगे। तुलसीदास ने साफ लिखा कि काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई, कि काल को दोष देना, समय को दोष देना, यह जो है आत्मग्न लोगों का की पहचान है। आप अपनी बचत के लिए यह साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और तमाम पत्रिकाएं बंद हो गई, तो इसलिए नहीं कि पाठक उसको नहीं पढ़ना चाहते थे, ज्यादा लाभकारी सौदे के लिए उन लोगों ने पाठकों के साथ विश्वासघात किया, बंद किया। और आप कहते हो, तो यही सोच करके कई गोष्ठियों में हम लोगों ने ये प्रतिवाद किया कि भाई ऐसा नहीं है, आप अपने स्तर पर, अपनी जगह पर आप जुटे रहिए, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो वही कुछ लोगों ने चैलेंज दिया, तो हम लोगों ने सोचा भाई ठीक है, निकालते हैं। फिर यह हुआ कि हम लोगों के पास क्या साधन है, क्या अनुभव है, कहाँ से निकालेंगे। तो फिर याद आया कि युगल किशोर के शुक्ल के सामने उदंत मार्तंड निकालते समय कौन साधन था। बेचारे बड़े सीधे साधे और बड़ी कम क्षमता के व्यक्ति थे। बालकृष्ण भट्ट के पास कौन सा साधन था।
हिंदी प्रदीप उन्होंने निकाला, चलाया, तो हम लोग भी प्रयास करें, इसमें क्या जाता है। तो यह सोच करके हम लोगों ने फरवरी 2009 में इस पत्रिका का प्रवेशांक बहुत ही कठिन समय में निकाला और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द से 500-600 उसके सदस्य पहले ही महीने में हम लोगों ने बना लिए। एक सदस्यों का अपना सोच विचार का परिवार बना लिया और जिन लोगों ने ज्यादा सदस्य संख्या बनाई, सदस्यों को बनाया, उनको अपने निकट हम लोगों ने महत्वपूर्ण ढंग से जोड़ लिया। तो इस तरह से एक परिवार बन गया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि पहला ही अंक किस तरह से प्रवेशांक हमने निकाला, और पहला अंक होली अंक निकालना था मार्च 2009 में। उसी समय प्रतिभा पाटिल जी का राष्ट्रपति का, महामहिम राष्ट्रपति का बनारस आगमन हुआ। हम लोगों ने यही उनको चिट्ठी डाल दिया कि पहली महिला राष्ट्रपति, पहली बार आप आ रही हैं और पहली बार बनारस से हम लोग पत्रिका निकाल रहे हैं मासिक, बहुत अंतराल के बाद। अगर अपने रुकने के स्थान पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही 5 प्रतिनिधियों के सामने इसका लोकार्पण आप कर दें तो हम लोगों को बड़ा आनंद आ जाए, उत्साह बढ़ जाए। और आश्चर्य की बात कि पहले ही अंक का उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोकार्पण करना स्वीकार किया और हम लोग पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ गए। तो फिर पीछे मुड़ करके हम लोगों ने नहीं देखा। अब मिश्रेश जी, कौशल जी, हम आपको बतावें कि हमने जो पत्रिका निकाली, हम किसी प्रकार के आंदोलन करने के लिए हमने पत्रिका नहीं निकाला। हम मानते भी नहीं कि पत्रिका के द्वारा हम कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हमने जो प्रयास किया वह यह कि भाई एक लोक से हमको जो कुछ मिला है, लोक ने हमको जितना समर्थ बनाया है, उस अनुपात में हम अपनी जीविका, अपने कार्य व्यवसाय से अलग हटके लोक की सेवा के लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो वह हमको करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सीमित ढंग से एक पारिवारिक पत्रिका की कल्पना की, ऐसी पत्रिका जिसमें परिवार को तोड़ने वाली किसी प्रवृत्ति का किसी रूप में समावेश ही न हो। हम जानते हैं कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परिवार खंड खंड हो रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि जो जोड़ने वाली प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को हम पत्रिका के द्वारा अग्रसर करें। एक बात यह भी कि बहुत बड़े बड़े स्थापित नामों के पीछे हम नहीं पड़े, हमने अपने लेखकों का निर्माण किया। हमारे पास जब कोई गृहस्थ महिला कहीं से यह लिखती है कि 10 साल पहले हमने प्राइवेट एमए किया और उसके बाद हम घर गृहस्थी में हम कुछ लिख पढ़ नहीं पाए, यह पहली रचना सोच विचार को पढ़ के हमने लिखी है इस आशा से कि छपे। तो अगर उसकी रचना को रीराइट भी हमको करना पड़ा तो उसको रीराइट करके हमने छापा और इस तरह से नए नए लेखकों के निर्माण की तरफ हम लोगों ने एक अपना लेखक मंडल तैयार करने की तरफ ध्यान दिया। तो हम मानते हैं कि लोक शिक्षण, लोक निर्देशन, यह इस कार्य से साहित्यिक पत्रिका अलग नहीं रह सकती। और वह कार्य कायदे से पत्रकारिता का ही कार्य है, लेकिन अब पत्रकारिता तो मीडिया हो गया, पत्रकारिता तो रहा नहीं, अब वह मीडिया हो गया, एक उद्योग हो गया। तो अब उसकी जगह पर वैकल्पिक पत्रकारिता के रूप में साहित्यिक पत्रिकाएं ही काम कर सकती हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं की एक भूमिका है कि वह समाज को जोड़ें, लेखकों का मंडल तैयार करें, लेखन के लिए, रचनात्मक लेखन चिंतन के लिए एक मंच दें। तो वह कार्य हम लोग अपनी सीमा में जितनी क्षमता से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है किसी प्रकार की। कोई हम नौकरिया आदमी है, हम 1000-2000 अपने पॉकेट से लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो हम पाठकों और समाज के ऊपर रहते हैं। अब आपको बताना कि हर साल हमने एक काशी पर विशेषांक निकाला, क्योंकि हमारा मानना है कि 11 महीने हम वैश्विक रहे कोई बात नहीं, 1 महीने कम से कम अपने स्थान पर काशी पर, जो विश्व का मानक शहर है, हमने काशी विशेषांक हर साल जुलाई के महीने में निकाला। 11 काशी विशेषांक निकाल चुके और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण अंक हैं। लेकिन अब आपको बतावें
कि उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग ने कभी यह कोशिश ही नहीं की, कभी उन्होंने दृष्टि ही नहीं फेरा कि कम से कम और अंकों में न सही तो काशी अंक के लिए हमको एक तो विज्ञापन सहयोग दे दे। तो अब लोग से, अपने आसपास के समाज से हमको जो कुछ भी संबल मिल सकता है उसे लेकर के हम हर अंक की सोचते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम कितने दिन तक आगे चलेंगे। हम मानते हैं कि आज का जो वर्तमान है उसमें हमको ये सारी सामग्री, सारी शक्ति अर्जित करना है और उसको देख लेना है, उसको भव्यता के साथ हम कर दें। हमने कई विशेषांक निकाले, हमने रामदरस मिश्र जी पर निकाला, हमने ग्राम कथा अंक निकाला, हमने व्यंग्य विशेषांक निकाला, है ना, मनु शर्मा जी पर विशेषांक निकाला, सूर्यबाला जी पर अभी निकाला है, ठाकुर प्रसाद जी पर निकाला है। लेकिन ये विशेषांक निकालने का भी निर्णय हमने उसी दृष्टि से किया कि जो हमारी जो पारिवारिक संरचना है, जो परंपरागत भारतीय समाज है, उसके जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार में जिन लेखकों ने, जिन रचनाकारों ने भूमिका निभाई, आज वो अगर पृष्ठभूमि से थोड़ा अलग दिखाई पड़ते हैं, आज उन पर विशेष चर्चा नहीं हो रही है, तो हम उसको आगे ले आवें, उनके आधार पर कुछ उपयोगी बातों का, समाज के लिए कल्याणकारी प्रवृत्तियों का कुछ दिशा निर्देश कर सके। इसी दृष्टि से सूर्यबाला जी को हमने चयन किया। हम जानते हैं कि इन विशेषांकों के द्वारा भी हमको कोई पोषण नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमको पोषण प्राप्त करना हो तब तो दूसरे गणित के हिसाब से हमको चयन करना होगा कि भाई हम देखें कहाँ से हमको मिल जाएगा। लेकिन हम विशुद्ध रूप से लोकाश्रित हैं और जितना कुछ हम कर सकते हैं उसको एक घरेलू तौर पर, हमारे पास न कोई दफ्तर है, न कोई साधन है, न कुछ है। और यह जो आपका आज का ये गोष्ठी है, जिंदगी में दूसरी या तीसरी गोष्ठी मैं अटेंड कर रहा हूँ एक तरीके से नैतिक बाध्यता के कारण। हमको इस कला का भी कोई ज्ञान नहीं है, न हमारे पास कोई संसाधन है, फिर भी हम लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि हमारा जो लोक है, चाहे जितना परिवर्तित हो गया हो, लेकिन उस लोक में अगर आप सत्य संकल्प के साथ काम करते हैं, आप भला काम करना चाहते हैं, कि यह लोक जो न्यूनतम आवश्यकता है उतनी क्षमता आपको देता रहेगा। और जब तक लोक की यह प्रवृत्ति रहेगी अपने पास बता, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई व्यय नहीं हम कर सकते हैं। हम तो प्रकाशक भी हैं, संपादक भी हैं, पैकेट भी बांधने वाले हैं, सारा काम पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने वाले, सारा काम खुद करने वाले लोग हैं। और जब तक ये सारी स्थितियां रहेंगी, सोच विचार समाज की साहित्य के माध्यम से सेवा करता रहेगा। भारतीय पारिवारिकता की जो भावना है उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए एक शांतिपूर्ण, एक मौन प्रयास करता रहेगा। आपने आज हमें मौका दिया कुछ कहने सुनने का, बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ कि आपका यह अभियान आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बहुत रोचक अनुभव हमें बताए। हमें क्या, अपने सारे पाठकों श्रोताओं से शेयर किया। और सचमुच हम लोग एक सवाल पिछले अंकों में पूछा करते थे कि भाई आप कंटेंट कैसे बनाते हैं, कंटेंट लेख वगैरह के लिए क्या करते हैं। किसी ने कहा हम बड़े लेखक, हमें लेख नहीं देते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आज जितेंद्र जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि हमने अपने लेखक बनाए। लेखक बनाना भी इस उपक्रम का हिस्सा है। और लेखक भी किसको बनाया? जिन्होंने जो लेखक नहीं है और उनको लेखक बनाना, उनकी बुनियादी चीजों को लेकर रीराइट करके और फिर उसको एक शक्ल देना, ये बहुत परिश्रम का काम है। मैं सोच विचार की टीम को बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। इतनी बातें जो आपने बताई वो हमारे लिए आई ओपनर है। अब मैं सोच विचार से ही जुड़े नरेंद्र नाथ मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
नरेंद्र जी हैं क्या? कौशल जी दिख तो रहे हैं। हाँ हाँ होंगे। अरे नरेंद्र जी हैं, नहीं है। अरे अब्दुल रहीम है नरेंद्र जी हैं। हाँ हाँ, अच्छा तो है। बुलाया हाँ भाई जाए। बोलिए। हाँ 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 दबाओ मत बोले, हाँ लगा। जी नरेंद्र जी, आपसे आग्रह है कि सोच विचार का जो अनुभव जितेंद्र जी ने हमसे साझा किया, तो मैं आप प्रणाम अपने करता हूँ। अनुभव हमसे साझा करें। हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज, हेलो हेलो, जी जी बहुत हेलो, नॉलेज है। नॉइज क्या? चालू करें। हाँ मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ मैं प्रणाम करता हूँ, नरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी हेलो, जी मैं समझता हूँ कि सारी बातें प्रधान संपादक जी ने बहुत स्पष्टता के साथ बतलाई, और कुछ वैसा विशेष बताने लायक नहीं है, लेकिन कुछ बिंदुओं की ओर जिस पे उन्होंने चर्चा किया, जैसे अभी संपादक महोदय जोशी जी ने एक बात कही कि साहब आजकल के संपादक संपादन का काम नहीं, एक तरह से प्रबंधक का काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि अगर ये लघु पत्रिका है, और लघु पत्रिका की स्थिति क्या है कि पीर बावर्ची भिस्ती खर एक ही आदमी के पास सारी जिम्मेदारियां हैं, तो केवल संपादन करके तो वो पत्रिका निकाल नहीं सकता। हाँ, सरकारी संस्थाओं से जुड़ी पत्रिकाएं हैं तो वहां पे हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग कार्य हो सकता है। लेकिन अगर वास्तव में लघु पत्रिका है तो निश्चित तौर से संपादक को सारे काम करने पड़ेंगे। केवल संपादन करके या केवल विषय वस्तु की छांट करके विषय वस्तु के बारे में व्यवस्था करने की स्थिति में वो नहीं होता। दूसरी बात नरेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो जोशी जी का इशारा जो होगा वो प्रबंधन को लेकर के वो सरकारी पत्रिकाओं की ओर की तरफ ही, बिल्कुल ठीक। मैंने भी यही कहा, क्योंकि जी क्योंकि हम महसूस करते हैं कई पत्रिकाएं हैं जो सरकारों के खर्चे से चलती हैं, और अब जब सरकारें दूसरे तरह की हैं तो वो पत्रिकाएं बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। तो जोशी जी का इशारा शायद उन्हीं, नहीं मैं समझ रहा हूँ। जी हाँ, मैंने अपनी बात में उसको भी स्पष्ट किया कि अगर उन्होंने इस बात को सरकारी संस्थानों की पत्रिकाओं के संदर्भ में कहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दरअसल लघु पत्रिका व्यक्तिगत प्रयासों से निकाली जा रही है तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। जी दूसरी बात, संघर्ष यात्रा अलग अलग है दोनों की। जी दोनों की यात्रा अलग अलग तरीके। बिल्कुल मेरा इशारा उसी तरफ था। दूसरी बात, मेरा अपना अनुभव जो मैं 11-12 साल से पत्रिका निकाल रहा हूँ, कि मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश में मासिक स्तर पे हिंदी के समस्त विषयों को, सारे विधाओं को समेटते हुए मासिक पत्रिका निकलने वाली शायद 1-2 होंगी। जैसे कि एकाध नवनिकष है, लेकिन वो शोध पत्रिका हो गई। इसी तरह की एकाध शायद पत्रिकाएं हों। लेकिन प्रशासन के स्तर पे या सरकार के स्तर पे कोई भी हम लोगों के साथ न तो कोई सहयोग मिलता है, न सहानुभूति मिलती है। जबकि वहीं पर अगर देखा जाए तो आप मध्य प्रदेश देखें, एक अकेले भोपाल से, एक अकेले जयपुर से, एक अकेले इंदौर से कितनी साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती हैं।
और सबको, मैं समझता हूँ सबको सहयोग मिलता है। अभी मैं अपना खुद अनुभव बताऊं कि मैं एक दिन के लिए सवेरे भोपाल गया और एक दिन में मुझे वहां से विज्ञापन मिल गया सरकारी सूचना विभाग का। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश में चाहूं तो मुझे एक महीने एड़ी रगड़ने के बाद एक विज्ञापन नहीं मिल सकता है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें शासन का सहयोग अपेक्षित है और इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, आपने शुरुआती दौर में कुछ लघु पत्रिकाओं के सम्मेलन वगैरह जैसी बात कही, तो निश्चित तौर से मैंने तो जब कलकत्ता में वागर्थ वालों ने लघु पत्रिका का सम्मेलन किया था तो उसमें उत्तर प्रदेश से मैंने भाग लिया था और उसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि भाई अगला आयोजन आप बनारस में कीजिए और उसका संयोजन पूरा का पूरा सोच विचार करेगा। लेकिन अंततः गत्वा उनकी अपनी जो वाद की स्थितियां हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया कि उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। तो करिए, चलिए ठीक है, हम लोगों ने अपनी सारी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को आपने सुना और मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। आप आज तो आप इतने अनुभव आ रहे हैं कि हम आह्लादित हैं कि इतने अनुभवों से हम, अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो आप लोगों के सुने बगैर आप लोगों के कामों को लेकर के कैसे पता चलता लोगों को। अब मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि ब्रॉडबैंड का भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सबको होने लगेगा। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं शोभनाथ शुक्ल जी को, कथा संवेद के संपादक जो सुल्तानपुर से जुड़े हैं। शोभनाथ जी। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और आग्रह है कथा संवेद के संघर्षों, पाठकों, लेखकों और आपकी संपादकीय दृष्टि पर आपका एक वक्तव्य आ जाए ताकि लोगों को पता चले हमारे संघर्षों के बारे में। सबसे पहले तो मैं लिखावट की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच से जुड़ने का मौका दिया। और भाई कौशल जी को विशेष तौर से धन्यवाद कि उन्होंने पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा की थी और इससे जुड़ने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। आदरणीय महन जी, भाई कौशल जी, डॉक्टर जितेंद्र मिश्र जी, दिवाकर भट्ट जी, जोशी जी, सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से ये मंच एक बहुत ही वैचारिक सवालों से जुड़ा हुआ है। साहित्य की सबसे बड़ी जरूरत इसमें पाठकों को तो है ही, उसी के साथ साथ जो है वो पत्रिकाओं को भी है। मैं सुल्तानपुर एक छोटे से शहर से जुड़ा हुआ हूँ। सुल्तानपुर शहर या जिला बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य महानगरों के मुकाबले निश्चित रूप से एक छोटा सा जिला है। लेकिन हमें इस जिले पर इसलिए भी गर्व है कि साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में सबसे उर्वर इलाका है ये। और अगर हिंदुस्तान के 10-20 लेखकों की चर्चा की जाए, महत्वपूर्ण लेखकों की चर्चा की जाए, तो निश्चित रूप से सुल्तानपुर उसमें उस लिस्ट में कहीं न कहीं दूसरे तीसरे स्थान पर जरूर निर्धारित हो जाता है। आप देखिए कि भक्ति काल से अगर हम लेते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का क्षेत्र भी सुल्तानपुर ही रहा है। मेठी और जायस के बीच उन्होंने बैठ करके रचनाएं लिखी हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने कविता कौमुदी जैसे
कई खंडों में जिसका जो है कविता कौमुदी का उन्होंने संपादन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है, वो सुल्तानपुर के ही रहे हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी जो कविता के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे हुए कवि हैं, उनका सुल्तानपुर से रिश्ता रहा है। मान बहादुर सिंह हैं। वर्तमान में अगर हम जोड़ते हैं तो संजीव हैं, शिवमूर्ति हैं, एक लंबी श्रृंखला बनती है जो है सुल्तानपुर की साहित्यकारों की। यहाँ से ये प्रयास 1984 में मैंने शुरू किया। उस समय हमारे साथ गिरीश श्रीवास्तव जी हुआ करते थे, जो हमारे बीच नहीं हैं। उनका निष्कर्ष निकलता था, फिर भी ये महसूस किया गया कि एक प्रयास उसी के समानांतर और चले, और कथा संवेद का वहीं से जन्म होता है। और पहला अंक जनवरी 1984 से निकला, और गिरते पड़ते बीच में तमाम अवरोध आते रहे, क्योंकि लघु पत्रिकाओं के साथ जो व्यवस्था का संबंध बनता है, आर्थिक पहलू जो उसके बहुत कमजोर होते हैं, निश्चित रूप से उससे मैं भी प्रभावित होता रहा। लेकिन फिर भी वो अंक हमारा निकलता रहा, और आज तक जो है कथा संवेद का अंक जो है वो अर्धवार्षिक निकलता चला आ रहा है। भाई कौशल जी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले इस बात का ही जिक्र कर दिया था कि लघु पत्रिका एक आंदोलन के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जन्म ही, लघु पत्रिकाओं का जन्म ही व्यवसायिक और बड़े प्रतिष्ठानों से निकलने वाली पत्रिकाओं के या तो खत्म होते जाने या उनसे असहमत होते जाने के विरोध में ही लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये आंदोलन निश्चित रूप से अपने जन्म से लेकर के और आज तक मैं समझता हूं कि काफी सफल भी रहा है। हालांकि बीच में और इसमें अनेक प्रकार के अवरोध आते रहे, और उस तरह जिस तरह ये अपने शुरुआती दौर में चला था और एक मंच तैयार हुआ था और एक पत्रिका मंडप का निर्माण किया गया था, हर जिलों में इसकी स्थापना कराई गई थी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाली पत्रिकाएं एक दूसरे तक पहुंचे और उसका वितरण हो और पाठक तैयार हो और पाठकों तक वो पत्रिकाएं पहुंचे। दिल्ली से लेकर के आजमगढ़ जोकहरा तक विभूत नारायण जी ने बहुत प्रयास करके जो है कई बार लघु पत्रिका सम्मेलन करवाए थे। निश्चित रूप से उसके बड़े फायदे भी रहे हैं, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे टूटी हैं और काफी हद तक जो है लघु पत्रिकाएं अब कुछ अपने ऊपर निर्भर कर रही हैं और कुछ मित्रों के सहयोग से ही निकल रही हैं। हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने जो है 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से कही हैं, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उनका संबंध जो है हम लोगों की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मिश्र जी ने इसके प्रकाशन में जो सबसे बड़ा संकट पैदा होता है वो आर्थिक संकट पैदा होता है। उसके लिए उन्होंने जिस विज्ञापन की चर्चा की है और जिधर इशारा किया है, निश्चित रूप से वो डगर बहुत ही कठिन है। हर व्यक्ति के बस का नहीं है कि उस दरबार तक वो दौड़ता रहे और अंत में एक आध दो विज्ञापन प्राप्त करने में सफल हो जाए। मैं फिलहाल उससे अपने को बहुत बचाता रहा हूँ और मैंने कभी उस दौड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जो मित्र उसमें शामिल हैं, निश्चित रूप से उनकी पत्रिकाएं निकल रही हैं और वो उनको एक अच्छा खासा आर्थिक मंच मिल गया है। लेकिन जो नहीं उस दौड़ में शामिल हैं, मैं समझता हूं कि वो रचनात्मक स्तर पर इसे एक आंदोलन के तौर पर, एक मिशन के तौर पर वो इससे लगे हुए हैं। और कहीं भी उन पत्रिकाओं के मुकाबले ये लघु पत्रिकाएं जो अपने निजी स्रोतों से निकल रही हैं, रचना के स्तर पर भी, प्रचार प्रसार के स्तर पर भी और पाठकों तक पहुंचाने की व्यवस्था के अंतर्गत भी कहीं कमजोर नहीं दिखाई पड़ती हैं। मित्रों, 1984 से लेकर के अब तक निश्चित रूप से कथा संवेद के प्रकाशन में अनेक प्रकार के अवरोध आते रहे। मैं चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा और 15 वर्षों तक मैं लेक्चरर रहा और लगभग 24 वर्षों तक मैं प्रधानाचार्य के पद पे काम करता रहा। कई तरह के सामंजस्य बैठाने पड़ते हैं मैनेजमेंट से, सरकारी अधिकारियों के बीच से। इस बीच निश्चित रूप से
कहीं न कहीं पत्रिका पर उसका असर पड़ता रहा, लेकिन हमने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं मान करके चलता हूँ कि ये पत्रिकाएं जिस भावना को लेकर के निकाली गई या उनकी शुरुआत की गई है, उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे पाठक वर्ग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उससे हमारे अखबार प्रभावित हुए हैं, उससे हमारी पत्रिकाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि आज भी एक बड़ा पाठक वर्ग है, लेकिन उन तक पत्रिकाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी देखिए, कोरोना काल में जिस तरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप किया गया है, हमारे बहुत सारे साथियों ने डेवलप किया है, उससे बहुत सारे पाठक जुड़े हैं और उसका एक बहुत व्यापक असर जो है देखने को मिला हुआ है। और मैं खुद बताऊं अपनी पत्रिका के संदर्भ में कि हमारा ये विशेषांक जब निकला, तो हालांकि इसमें 1.5-2 वर्षों तक मुझे निरंतर सहयोग की मांग करनी पड़ी लोगों से, और समीक्षाएं क्योंकि एक खास पैटर्न पर लिखी जाती हैं, जिसमें अंततोगत्वा जो है वो प्रशंसा पत्र बन करके हमारे पास आती रहीं या ऐसे लिखी भी जा रही हैं। कहीं न कहीं उसमें लेखक और क्या कहते हैं कि समीक्षक के बीच आपसी संबंधों का निर्वाह होता है। इससे अलग हट करके मैंने कोशिश की कि समीक्षा को समीक्षा ही रहने दीजिए, उसे प्रशंसा पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। और इस पर हमारा ये प्रयास सफल भी रहा कि हमें 135 रचनाकारों का सहयोग मिला, और इस अंक में, समीक्षा महाविशेषांक में 324 पृष्ठों के इस अंक में 135 रचनाकारों को हमने शामिल किया है। और इसका मीडिया में भी प्रचार हुआ, और पता चला कि अभी तक मेरे पास एक एक अंक की मांग करते जो है, हर महीने में 2-4 अंकों की मांग लोग कर ही देते हैं, और मैं उसे भेजता रहता हूँ। मिश्र जी ने अभी जो है सोच विचार के, माननीय मिश्र जी ने जिस विषय की तरफ इशारा किया है, निश्चित रूप से उससे हर लग पत्रिका का संपादक जूझता भी है। भाई कौशल जी भी रेमांत पत्रिका निकालते हैं, उनको भी वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हर लग पत्रिका के संपादकों को करना पड़ता है, यानी कि रचनाओं को मंगाना, टाइप में देना, और उसके बाद जो है उसकी प्रूफ रीडिंग स्वयं करना। अगर 1-2 सहयोगी हैं तो उनसे भी मदद ली जा सकती है। उसके बाद पत्रिका छपवाना, छप करके आ जाए तो उसको क्या कहते हैं कि पैकिंग करना और पोस्ट ऑफिस के हवाले करना। तो ये सारे काम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है किसी भी टीम में 1-2-3 से ज्यादा लोग सक्रिय नहीं भूमिका निभा पाते हैं। बहुत दूर तक मित्र लोग बैठे होते हैं, उनका जो है वो सहयोग मानसिक तौर पर मिलता रहता है, सुझाव के तौर पर उनका सहयोग मिलता रहता है, लेकिन व्यक्तिगत भौतिक रूप में उनकी उपस्थिति चूंकि नहीं होती है, इसलिए उस पत्रिका के संपादन में उनका कोई सहयोग खास नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जिससे हर संपादक को लगभग जूझना पड़ता है। आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से कमजोर होता है, और उससे जो है हर संपादक को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाइयों के से मैं भी निरंतर जूझता रहता हूं, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पत्रिका जब तक निकल सकती है तब तक मैं निकालूंगा, और इसके लिए मुझे अपने वेतन का भी कुछ अंश लगाना पड़ता है, और मैं उसे सहर्ष लगाता हूं। उसमें मैं किसी से क्या कहते हैं कि ये नहीं महसूस कराता हूं कि ये मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। ये मैं एक जरूरत के तौर पर इसको मैं लेता हूं। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि पत्रिकाएं जो है हर संपादक के कहीं न कहीं अपने उसके दृष्टिकोण उसमें शामिल होते हैं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि नए रचनाकारों को हम अपनी पत्रिका से जोड़ें। मैं तो नहीं कह सकता कि मैंने नए रचनाकार पैदा किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने जो अभियान चलाया है, हमने उसमें नए लोगों को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की है, और ऐसे तमाम रचनाकार हमारे यहाँ पुरस्कृत भी हुए हैं कि जिन्होंने पहली कहानी लिखी और 100 कहानियों के बीच में 2 चरणों के मूल्यांकन के बाद उनकी कहानियां उसमें प्रथम आई हैं, द्वितीय स्थान पर आई हुई हैं। तो मैं मान करके चलता हूं कि ये कम से कम कथा संवेद पत्रिका का योगदान है कि नए रचनाकारों को पाठकों के बीच ले जाने का काम वो कर रहा है। 2011 से मैंने एक अभियान चलाया कहानियों को केंद्र में रख करके। कथा संवेद चूंकि कहानी प्रधान पत्रिका है, मैं उसमें कविताएं नहीं छापता और मित्रों से क्षमा याचना कर लेता हूं,
कभी कभी उसके जो विशेषांक निकलते हैं तो उसमें मैं सबको शामिल करता हूँ, लेकिन हर पत्रिका का अंक जो है वो कथा प्रधान पत्रिका ही होता है। गद्य विधा पर आधारित पत्रिका है हमारी, तो उसके लिए कहानी है, उपन्यास अंश है, नाटक है, रिपोर्टाज है, लेख है, संस्मरण है, ये सारी चीजें उसमें हम शामिल करते रहते हैं। 2011 से मैंने एक अभियान चलाया कि अखिल भारतीय स्तर पर कथा संवेग की एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, और उसमें उम्र का कोई बंधन नहीं मैंने रखा। कम से कम उम्र के लोगों से लेकर के अधिक से अधिक उम्र के लेखकों तक को मैंने मौका दिया उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इससे मैंने जोड़ा, अमूमन ज्यादातर पत्रिकाएं, चाहे लघु पत्रिकाएं हों, सरकारी पत्रिकाओं की तो बात मैं नहीं करता हूं क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन लघु पत्रिकाओं की भी ये स्थितियां हो गई हैं कि कोई 40 पेज की पत्रिका निकल रही है, कोई 20 पेज की पत्रिका निकल रही है, कोई 50 पेज की पत्रिका निकल रही है, और सबसे पहले वो अपने लेखों से जो निवेदन करते हैं उसमें एक बात जरूर डाल देते हैं कि 1000 शब्दों से अधिक कहानी नहीं होनी चाहिए, 1500 शब्दों से अधिक कहानी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये चीज बहुत अखरती है, क्योंकि एक प्रकार से सीधे सीधे उस विधा को मार देने का अभियान संपादकों की तरफ से चलाया जाता है, और मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ। हमने कहानी को कहानी ही रहने दिया है, उपन्यास को उपन्यास ही रहने दिया है, नाटक को नाटक ही रहने दिया है, और इसके लिए हमने अपने कहानी पत्रिका में पर्याप्त स्थान लेखकों को दिया है। तो मेरा ये कहना था कि आयु की कोई सीमा नहीं होगी, और दूसरा, शब्दों में बांध करके कोई भी रचना हमारे यहाँ नहीं मंगाई जाएगी। आप 5 पेज की भी कहानी दे सकते हैं, 15 पेज की भी दे सकते हैं, 20 पेज तक की कहानियां आप हमारी प्रतियोगिता में भेज सकते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। और 2011 से लेकर के जो है अभी तक लगभग 10 वर्ष हो गए, हमने स्वयं कम से कम हजारों कहानियां पढ़ा, और 2 चरणों पर उसका मूल्यांकन मैं कराता हूं, जिसमें से कहानियां चयन होकर के आती हैं, और उन कहानियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 3 सांत्वना पुरस्कार के तौर पर वो सम्मानित की जाती हैं, और उसको लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में सुल्तानपुर जनपद में आयोजित करता हूं। और अब तक हिंदुस्तान के लगभग हर प्रांत के लोग हमारी कहानी इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, और जो पुरस्कृत हुए हैं वो निश्चित रूप से हमारी 20 दिसंबर को होने वाली क्या कहते हैं कि सम्मान समारोह में उनकी भागीदारी होती है, और सुल्तानपुर की यात्राएं करते हैं। इसका एक फायदा ये हुआ कि आपको सुनकर के महेंद्र जी बहुत ताजुब होगा कि 100 कहानियों के बीच से कभी कभी ऐसे नए रचनाकारों की चयन होकर के आती हैं जिनकी पहली कहानी होती है। ऐसे में प्रतापगढ़ के आलम आजाद की कहानी जो है पीली धूप, उनकी ये पहली कहानी थी। हालांकि गजल के आदमी हैं, नज्म लिखते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी प्रतियोगिता को ध्यान में रख करके 2-4 कहानियां लिखी, और वो पहली कहानी उनकी थी, वो हमारे यहाँ 100 कहानियों के बीच में पुरस्कृत हुई। तो ये एक मुझे लगा कि ये अभियान निश्चित रूप से जो है नए रचनाकारों को जोड़ने में काफी सफल हुआ है, और उनकी तरफ से हमारी पत्रिका को बराबर जो है रचनाओं की कमी, जैसे रचनाओं की सबसे बड़ा संकट है आज, कौशल जी, मैं मान करके चलता हूं कि लोगों को रचनाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, और लोग बड़ी पत्रिकाओं पे जिनके प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हैं या जो मानदेय दे रहे हैं, उधर सबसे पहले उधर लोग भागते हैं। उन्हें ये लगता है कि दिवाकर भट्ट की आधारशिला में छपेंगे तो उतना मैं प्रचार नहीं पा सकता हूँ, सोच विचार में छपेंगे उतना नहीं प्रचार पाऊंगा, कथा संवेद में छपेंगे उतना प्रचार नहीं पाऊंगा जितना हंस में छपेंगे प्रचार पा जाएंगे। तो इस तरह लोग उधर पहले भागते हैं, प्राथमिकता उधर देते हैं, लेकिन आगे चल करके जो है इस तरह का संकट नहीं है। दूसरा कि पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा संकट भी हमारे सामने है, पाठकों के सामने है, उसके सामने ये चयन का संकट पैदा हो गया। वो चयन नहीं कर पाता है कि कौन सी पत्रिका हमें जेन्युइन साहित्य दे रही है, कौन सी पत्रिका हमें निश्चित रूप से जो है वैचारिक स्तर पर मजबूत करने वाला साहित्य दे रहा है। इसका चयन वो नहीं कर पाता है, और छपने का कोई संकट इसलिए नहीं पैदा हुआ, छपने का कोई संकट नहीं है इस समय। आप कुछ भी लिख दो, कोई भी लेखक कुछ भी लिख देता है, तो आज
कोई न कोई पत्रिका उसकी रचना को छापने के लिए तैयार है। इसलिए किसी भी लेखक के लिए ये भी एक बहुत बड़ा आने वाला संकट पैदा हो रहा है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो निश्चित रूप से अपनी रचना को, चाहे कविता हो, कहानी, उसको मांझना नहीं चाहता। उसके अंदर धैर्य का अभाव होता जा रहा है। वो लिख करके सीधे किसी न किसी पत्रिका से जुड़ जाना चाहता है और उसकी पहली ये बात होती है, उसके अंदर की पहली मंशा आती है कि हम कहीं न कहीं इसको तुरंत छपवा लें। तो ये एक बड़ा संकट है और पत्रिकाएं जो है हाथ फैलाए खड़ी हुई हैं उनकी रचनाओं को रोकने के लिए। तो उनके यहाँ चूंकि कोई वैचारिक स्तर पर, एक विचारधारा के स्तर पर, एक दृष्टिकोण के स्तर पर उनमें चयन की प्रक्रिया नहीं अख्तियार की जाती है, इसलिए संकट पैदा होता है। निश्चित रूप से मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ये पत्रिकाएं जो जेन्युइन साहित्य के प्रति समर्पित हैं और एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करके वो जनता के बीच, अपने पाठकों के बीच अपनी रचनाएं ले जाना चाहती हैं, निश्चित रूप से उनके प्रचार प्रसार के सामने भी संकट है और उनके निकलने के लिए उनके सामने आर्थिक संकट भी हमेशा मुंह खड़ा होता है। लेकिन इससे जूझते हुए भी हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी पत्रिकाएं अच्छी रचनाओं के साथ पाठकों तक पहुंचाएं और उनके बीच उनसे जुड़ें और उनको उनकी मानसिक भूख को जो है पूरा करने की कोशिश करें। ये बीड़ा निश्चित रूप से हम लोगों ने उठाया है। कहाँ तक सफल हैं, कहाँ तक नहीं सफल हैं, इसे स्वयं कहना उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन जो है एक प्रकार से जो है ये आत्मश्लाघा से जुड़ा हुआ होता है। मैं उससे बचना चाहता हूँ और मैं पुनः आप सभी मित्रों को साधुवाद देता हूँ कि एक बहुत ही सार्थक मंच से आपने हमें जोड़ा और अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद, आप सबका स्वागत। धन्यवाद शोभनाथ शुक्ल जी, आपने अपनी अनुभव हमसे साझा किया और यह बात तो है कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना कि लोग बाहर से देखते हैं और समझ लेते हैं। एक कड़ा संघर्ष है, आर्थिक रूप से, कंटेंट के रूप से, लेखकों को लेकर के, पाठकों को लेकर के, लेकिन एक यह जरूरी काम है जो हम सब लोग समझते हैं कि जरूरी काम है और शायद इसीलिए एक कमिटमेंट के साथ यह काम हम सब लोग कर रहे हैं। आज की गोष्ठी बहुत अच्छी रही, बहुत सारी बातें आई और हम लोग बहुत लाभान्वित हुए और जो देखेंगे सुनेंगे वो लोग भी लाभान्वित होंगे और ये समाज में एक संदेश जाएगा कि जो ये पत्रिकाएं हैं उनका कितना उनकी जरूरत है समाज को, लोगों को। एक वैचारिक समाज बनाने में इन पत्रिकाओं की अहम भूमिका है और साहित्य तो जीवन के बुनियाद में है ही और रहता ही है। मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, ब्रजरतन जोशी जी का, जितेंद्रनाथ मिश्र जी का, नरेंद्रनाथ मिश्र जी का, दिवाकर भट्ट का। आज वो पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए, अगले अंक में उनको जोड़ेंगे फिर से। शोभनाथ शुक्ल जी का, कौशल किशोर जी का। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन सब के पीछे एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक नेतृत्व काम करती है, एक टीम वर्क काम करती है। तो मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप अपने पाठकों, पत्रिका के खरीदारों और जहां तक आपकी पत्रिका जाती है वहां तक इस कार्यक्रम को फॉरवर्ड करें कि लोग देखें, लोगों की रुचि बदले और साहित्य में और रुचि गहरी हो। थोड़ी देर के बाद ये पूरा प्रोग्राम YouTube पर, लिखावट के YouTube पर अपलोड हो जाएगा और फिर वो अस्थायी रूप से वहां रहेगा।
मैं एक आग्रह और भी करना चाहता हूं कि आगे हम जब भी इसका अगला अंक करेंगे तो आप सब लोग उसमें जुड़ें। समय सीमा को ध्यान में रख के वक्ता तो 3-4 ही होंगे, लेकिन आप सब लोग जुड़ें, सबकी बातों को सुने, इंटरवीन भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय के लिए आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपने नए के बारे में बातें कर सकते हैं। तो मैं अब आप सब लोगों से विदा लेता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं और अगले अंक की सूचना आपको शीघ्र ही देंगे। एक हमने लिखावट का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। 2 तरह का ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसमें सब लोग पोस्ट कर सकते हैं, एक ग्रुप में हमने पोस्ट करने का अधिकार अपने पास रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास रखा है, ताकि हम सूचनाएं सबको भेज सकें। तो उसमें आप लोगों को हमने जोड़ लिया होगा। अगर आपका नंबर व्हाट्सएप पर है तो उसमें आपको जोड़ा है, उससे लिखावट के कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल जाएगी। अभी हमने उसको ओपन नहीं किया क्योंकि फिर सब लोग उसमें कुछ ना कुछ डालने लगेंगे तो सूचनाएं उसमें खो जाती हैं। तो हम आप लोगों को दूसरे जो लिखावट का दूसरा ग्रुप है उसमें हम धीरे धीरे जोड़ेंगे। तो उसमें आप लोग अपनी रचनाएं भी, पत्रिकाओं का पीडीएफ भी आप भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये कहनी है कि आपकी पत्रिका जब भी आती है तो आप पीडीएफ मुझे या कौशल जी को आप लोग भेज देंगे तो हम लोग इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, यहाँ भी और विदेशों में भी जो हिंदी के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इसको और हम समृद्ध करें। आज 8वां अंक रहा और हम बहुत समृद्ध महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के वक्तव्यों से, आप लोगों के संघर्षों की रोचक कहानियां सुन के, अनुभव समझ के, कमिटमेंट को देख करके, तो ये जब लोग देखेंगे तो लोगों के भीतर भी एक चेतना समृद्ध होगी कि हमें ऐसी चीजों से जुड़ना है, सहयोग करना है। हम लोग हिंदुस्तान में सब करते हैं, सहयोग करना नहीं सीखते हैं। मंदिरों में जाके हम चढ़ावा चढ़ा आएंगे, लेकिन सांस्कृतिक, साहित्यिक इनिशिएटिव्स को में हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये बहुत दुखद है और कौशल जी इस बात से सहमत होंगे। अब अंत में मैं कौशल जी के 2 शब्द के साथ ये प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूँ। कौशल जी। ये तो आपने खत्म कर ही दिया है। अब ये सिलसिला जारी रहे और लिखावट में, और ये कहिए तो ये संकट के समय, माने कोरोना के काल में हम लोगों ने जिस तरह से इन सब माध्यमों का उपयोग किया है वो वास्तव में स्तुत्य है, रेखांकित करने वाला है। और लिखावट ने साहित्यिक पत्रकारिता पर जो एक बंद चर्चा थी, है ना, एक संवाद हम लोगों के बीच नहीं हो पा रहा था, उसे शुरू किया है। और मिथिलेश, और इसे मैं कहना चाहूंगा कि मिथिलेश जी जब यूएस में थे वहां से ये सिलसिला, इस सिलसिले की शुरुआत हुई है। तो मिथिलेश जी, जितेंद्र जी, नरेंद्र जी, शोभनाथ जी, दिवाकर जी, ब्रजरत्न जोशी जी और भी जो भी मित्र यहाँ पर आए, मैं देख रहा था रेवांत की संपादक अनीता श्रीवास्तव भी यहाँ दिख रही थी, और सभी को मैं शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब आज हम लोग आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। अब कहाँ तो बंद करें? सबसे अच्छा जगह तो यही में खत्म है।
राजनी का बोल रहा है, हमें पता नहीं। पहली बार रहा मोहन। ठीक है, बोल रहे हैं। अपनी पत्नी से बात करें। हाँ, हाँ, वो हमारा आदत ना है, हमें बड़ा छोटा लागत रहा। वही मुआ के गड़बड़ाई जात। अरे वही मुआ के गड़बड़ाई जात है। हाँ, मैं हमारा अभ्यास ना है, ये सब अभ्यास हो चुका है।
है।